देखो इस टाइप का तो क्वेश्चन 2 बार ही आ चुका है। देखो 2 बारी क्या, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख भाई, जितने भी मिनट्स का वीडियो होगा उससे 10 मिनट और आगे लगा के आपको मेरे साथ में ये चीजें सारी याद कर लेनी है, ताकि इसके बाद आपको इसका सिर्फ रिविजन करना पड़े, याद नहीं करना पड़े। और आप सोच रहे होंगे अगर कि ऐसी कोई कंपनी वाकई होती भी है, तो बिल्कुल है। आपने रीबॉक का नाम सुना होगा। रीबॉक एक बहुत फेमस फुटवेयर ब्रांड है। तो रीबॉक की जो इंडिया में कंपनी है ना, रीबॉक इंडिया, दैट इज एन अनलिमिटेड कंपनी। हेलो एवरीवन, दिस इज सीए शेजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द कॉमर्स बिंज। तो आज हम आ गए हैं अपने सेकंड पार्ट पर। कंपनीज एक्ट 2013 डिस्कस कर रहे थे। हमने कल क्या डिस्कस किया था कि ये एक्चुअली एप्लीकेबल किन कंपनीज पर होता है, और दूसरा देखा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है। फीचर्स पर आ गए थे हम, राइट। फीचर्स को आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसके साथ में हम ये देखेंगे कि इस टॉपिक पर क्या क्या क्वेश्चंस आ चुके हैं आरटीपी, एमटीपी या पास्ट ईयर में, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे आज। तो लास्ट तक बने रहना, क्योंकि आपको देखना है कि इसमें क्या क्वेश्चंस आए थे। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगी, लॉ में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है याद करना। चीजों को समझ तो आप जाओगे, याद करने में प्रॉब्लम होती है। तो एक मेरे साथ आज एक प्रण ले लो, अपने आप से वादा कर लो, इस पेज में जितनी भी चीजें लिखी है सारे कीवर्ड्स हैं, आप इनको जब तक याद नहीं कर लोगे मेरे साथ साथ में, भाई जितने भी मिनट्स का वीडियो होगा उससे 10 मिनट और आगे लगा के आपको मेरे साथ में ये चीजें सारी याद कर लेनी है, ताकि इसके बाद आपको इसका सिर्फ रिविजन करना पड़े, याद नहीं करना पड़े। समझ आई बात? तो आप कसम खा लो, आप इसे बिना याद करे आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक, चलो प्रॉमिस कर लो अपने से। स्टार्ट करते हैं हम। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या है? मैंने आपको एक निमोनिक दिया था लैप्स करके, ठीक है। आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लैप्स का मतलब क्या? लिमिटेड लायबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारे के सारे आपके फीचर्स थे कंपनी के। उसमें से परपेचुअल सक्सेशन पे आते हैं। भाई मेंबर्स अगर चाहे इफ दे डाई और दे चेंज, कंपनी इज स्टिल गोइंग टू गो ऑन until the time it is actually wound up। कंपनी जो है वो किसी लीगल प्रोसेस से बनी है बेटा, है ना। उसका कोई नेचुरल बर्थ तो हुआ नहीं है, उसे लॉ ने क्रिएट किया है और उसे लॉ ही खत्म कर सकता है। समझ आ रही है बात? जैसे हमें भगवान ने बनाया, हमें भगवान ही खत्म कर सकते हैं। ओके, वैसे ही मेंबर्स चाहे मर जाए, चाहे चेंज हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता जमाना क्या कहता है, मेंबर्स आए जाए कोई फर्क नहीं, मैं तो जब तक वाइंड अप नहीं करी जाऊंगी मैं खत्म नहीं होने वाली, आई विल गो ऑन। ओके, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या सारे मेंबर्स के खत्म हो जाने पर कंपनी भी खत्म हो जाएगी? तो बिल्कुल भी नहीं। कंपनी जब तक वाइंड अप नहीं करी जाएगी नहीं खत्म होगी। तो इंसॉल्वेंसी या डेथ से मेंबर्स की कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कंपनी को। ओके, दूसरी बात देखो, मैंने ये वाला पॉइंट अब याद कर लो इसी के साथ साथ में, दैट कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड हेंस ओनली लॉ कैन पुट एन एंड टू इट्स लाइफ। लीगल प्रोसेस से ही इसे खत्म किया जा सकता है। जो लीगल प्रोसीजर लिखा है उसे फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये खत्म होगी। ठीक है, ओके। फिर शेयर्स माइट चेंज हैंड्स। भाई मेरे पास आज एक कंपनी का शेयर है, मैं चाहूं तो कल को उसे बेच सकती हूँ। तो क्या कंपनी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अगेन कंपनी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी। इतनी भी बार कोई शेयर्स बेचे, परचेज करे, कुछ भी करे, कंपनी का इससे कुछ भी बिगड़ता नहीं है। इट डज नॉट अफेक्ट द कंपनी। तो 3 सिंपल से पॉइंट्स है इसमें जो आपको याद करने हैं कि कंपनी में मेंबर्स जो है दे माइट डाई और दे माइट चेंज, लेकिन कंपनी विल नॉट get finished till the time it is wound up. It is created by law and it can only be put to end, only law can put an end to its life, and shares change hands but it does not affect the company. ये पॉइंट्स आपको याद करके चलना है। चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाले फीचर पे बिना देर किए लिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं। बेटा देखो क्या होता है, कंपनी में हमेशा जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कंपनी बनाने का, क्योंकि चाहने को वैसे तो हम चाहें तो किसी भी और फॉर्म में अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको बना सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लेकिन उन सब में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज में होती है, तो लोग कंपनी फॉर्म करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसमें देखो आप किस तरीके से लिखोगे, क्या लिखोगे। कंपनी इज लिमिटेड बाय, आप सबसे पहले देखो, ऑब्वियसली आप इसे डिवाइड नहीं करने वाले हो, मैंने ये सिर्फ ईज के लिए करा है, लेकिन आपको इसे थ्योरी फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द कंपनी। किसी भी मेंबर की लायबिलिटी कितनी होगी ये नेचर ऑफ कंपनी पे डिपेंड करता है।
नेचर ऑफ कंपनी मतलब क्या? अ कंपनी माइट बी लिमिटेड बाय शेयर्स। हो सकता है कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसका मतलब क्या होगा? कंपनी का जो कैपिटल है वो पूरा शेयर्स में डिवाइडेड एंड कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं, इसका यही मतलब है, राइट? तो इस केस में क्या होगा? द लायबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू, हम यहाँ पर लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। याद रखना है इस बात को कि इस केस में कंपनी की लायबिलिटी शैल बी लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपको इसका थोड़ा सा आइडिया होगा, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स मतलब शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू लिखी हुई है शेयर की, उसे कहते हैं हम नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। मैं आपको एक मिनट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होता है ये शेयर सर्टिफिकेट। जब आपने शेयर खरीदा होता है तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि हाँ भाई इन्होंने शेयर परचेज किया है। तो मान लो कि उस शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है 10 रुपए, यानी कि इस एक शेयर जो आपने परचेज किया ना उसकी वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है? दिस इज द वैल्यू दैट इज प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। आपसे 10 रुपए एक शेयर के लिए लिए गए होंगे। अगर आपके पास लेट्स से 100 शेयर्स हैं आज की डेट में कंपनी के, एंड कंपनी इज गेटिंग लिक्विडेटेड, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द मैक्सिमम लायबिलिटी दैट यू हैव टुवर्ड्स द कंपनी एज अ मेंबर? आपसे 1000 रुपए ही टोटल लिए जा सकते हैं। 10 इंटू 100, 1000 रुपए ही आपसे लिए जा सकते हैं, यही आपकी लायबिलिटी है। और वो भी आपको, अगेन बोल रही हूं, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो समझ में आएगा, सिर्फ अनपेड वैल्यू आपसे ली जा सकती है। मतलब क्या भाई? हो सकता है इस 10 रुपए में से आप ऑलरेडी आज तक 8 रुपए पे कर चुके हो। 8 रुपए अगर आप पे कर चुके हो तो आपकी अनपेड लायबिलिटी कितनी है? सिर्फ 2 रुपए और है आपकी अनपेड लायबिलिटी। तो आपसे अब 2 इंटू 100 सिर्फ 200 रुपए और लिए जा सकते हैं। समझे आप? मतलब मैक्सिमम कंपनी को आपको आज तक 1000 रुपए देने हैं सिर्फ, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं देना अगर कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स। इन दैट केस 1000 से ज्यादा आपको नहीं देना है। अगर आज तक आप 8 रुपीज के हिसाब से 800 दे चुके थे तो लिक्विडेशन के टाइम पे कंपनी आपसे सिर्फ 200 और ले सकती है। समझ आ रही है बात? अगर 9 दे चुके थे तो अब कंपनी आपसे सिर्फ 100 और वसूल कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। बस यही बात है। तो मैक्सिमम लायबिलिटी कंपनी की और आपकी क्या होगी? द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, यानी कि 10 पर शेयर, एंड मैक्सिमम आपसे कितना लिया जा सकता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन? ओनली द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। समझ में आ गई बात? इससे समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? वैसे इतना आने भी नहीं वाला है, आपको सिर्फ इतना लिख के आना है वहां पे। ओके, दूसरी टाइप की कंपनी क्या हो सकती है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। एक ऐसी कंपनी जहां पर शेयर्स का, शेयर होल्डर्स का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई शेयर नाम की चीज नहीं होती उस कंपनी में। क्या होता है? सिंपली कुछ मेंबर्स होते हैं, उन्होंने आपस में डिसाइड कर लिया होता है कि भैया अगर कोई बुरी स्थिति आती है, लिक्विडेशन की स्थिति आती है, तो मैं अपनी तरफ से इतना पैसा लेकर आ जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है, और उसी को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां पर इसीलिए मेंबर की जो लायबिलिटी होती है दैट इज लिमिटेड टू व्हाट? द अमाउंट ऑफ गारंटी। जो उसने वादा किया है उसी वही अमाउंट उसको लेकर आना होगा। जनरली आपको ये मिलेगा क्लब्स एंड सोसाइटीज वगैरह में, ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है जहां पर कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी। और सबसे जरूरी बात कि ये जो पैसा है ना, दिस अमाउंट, दिस कैन ओनली बी कॉल्ड अपॉन एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ये नहीं कि आप मजे मजे में कभी भी बुला रहे हो कि हाँ भाई तुमने तो वादा किया था पैसे लाके दो ना, सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे ही आप मंगा सकते हो, तभी वो लेकर आएगा। मैक्सिमम अगर मैंने वादा किया था 10,000 तो मैं 10,000 ही दूंगी, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप मुझसे। ओके, तो ये हो गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो गया। मैक्सिमम कितना निकलवा सकते हैं? द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ओनली द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर कैन बी कॉल्ड। ओके, तो ये अनपेड वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, यही सारे आपके कीवर्ड्स है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ओनली द अमाउंट दैट हैज बीन गारंटीड बाय द मेंबर एंड दैट टू ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अनलिमिटेड कंपनी की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है बेटा? अनलिमिटेड कंपनी ये एक अनोखी टाइप की कंपनी है। इसमें क्या होता है? कंपनी का जो ये एक फीचर है ना कि मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जैसे इन दोनों केसेस में देखा, ये यहां पर वो वाला फीचर है ही नहीं। यहां पर लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड, इसीलिए इसको अनलिमिटेड कंपनी बोला जाता है। मेंबर्स यहां पर शुरू से ही ये वादा कर देते हैं, यहां पर भी कोई शेयर्स नहीं होता, कोई शेयर होल्डर नहीं होता, मेंबर्स होते हैं। नॉर्मली वादा कर देते हैं शुरू से ही कि अगर कंपनी पे कोई मुसीबत आई, लिक्विडेशन का टाइम आया, तो हम अपने घर से पैसे लाके देंगे, अपने पर्सनल एसेट्स भी हम दांव पे लगाने को तैयार हैं, लेकिन मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को बोला जाता है मेंबर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होना।
कि कंपनी के डेट्स के लिए मेंबर्स के असेट्स भी घर से उठाए जा सकते हैं उनके। समझ आई बात? चलो, ये बात हमको क्लियर हो गई। और आप सोच रहे होंगे अगर कि ऐसी कोई कंपनी वाकई होती भी है, तो बिल्कुल है। आपने रिबॉक का नाम सुना होगा। रिबॉक एक बहुत फेमस फुटवेयर ब्रांड है। तो रिबॉक की जो इंडिया में कंपनी है ना, रिबॉक इंडिया, दैट इज एन अनलिमिटेड कंपनी। ऑल्दो उन्होंने बहुत कोशिश की बाद में अपने आप को कन्वर्ट करने की लिमिटेड लाइबिलिटी में, लेकिन वो हो नहीं पाया, उनकी प्ली रिजेक्ट हो गई, लेकिन उससे हमको मतलब है नहीं। तो इसका आप पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद इसको मेरे साथ में याद करते हुए चलो। शेयर्स कंपनी, इफ द कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स, तो आपका मैक्सिमम नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स लिया जा सकता है एंड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन अनपेड वैल्यू ही मांगी जा सकती है किसी भी मेंबर से। गारंटी से लिमिटेड है अगर कंपनी, तो अमाउंट ऑफ गारंटी कैन बी कॉल्ड अपॉन एंड दैट टू ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। अनलिमिटेड कंपनी के केस में लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये हमारा फाइनल फीचर है, इस पर आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है? आपको लिख के आना है सिंपली दैट अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। वही कोई कंपनी को जन्म तो दे नहीं रहा है ना, नेचुरल बर्थ तो है नहीं कंपनी की। कौन क्रिएट कर रहा है? लॉ क्रिएट कर रहा है कंपनी को। और फिर भी इवन दो देयर इज नो नेचुरल बर्थ, कंपनी कोई इंडिविजुअल नहीं है और कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास वो सारे राइट्स होंगे जो किसी इंडिविजुअल, जो किसी ह्यूमन बीइंग के पास में होते हैं। समझ आई बात? तो सबसे पहला पॉइंट लिखे होगे, इट इज क्रिएटेड बाय अ प्रोसेस अदर देन नेचुरल बर्थ। तो अदर देन नेचुरल बर्थ मतलब क्या? ऑब्वियसली इट हैज बीन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इसी वजह से इट हैज ऑल द राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा, लिख के आना है आपको। दूसरी बात आपको लिख के आनी है, वो सारी चीजें जो एक कंपनी अपनी लाइफ में कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? वही सारी जो एक इंडिविजुअल कर सकता है। जैसे सबसे पहले कैसे याद करोगे? देखो, कंपनी कैन ओन अ प्रॉपर्टी एंड अ बैंक अकाउंट। कंपनी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट दोनों ओन कर सकती है। ये दोनों क्या है? कैसे याद करोगे? ये दोनों है असेट। तो कंपनी अपने खुद के नाम पे, किसी इंसान की जरूरत नहीं है, किसी अपने खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ओन कर सकती है, अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकती है। दोनों असेट की बात कर ली हमने, असेट की बहुत बात हो गई। अब लायबिलिटी की बात करो। इट कैन ऑल्सो रेज अ लोन इन इट्स ओन नेम। खुद से लोन ले सकता है, यानी कि अपने नाम की लाइबिलिटी भी हो सकती है इसकी। कोई और लाइबिलिटी भी इनकर कर सकता है। अगेन दूसरा पॉइंट लाइबिलिटी का हो गया। दो असेट हो गए, प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी बैंक अकाउंट। दो लाइबिलिटी लिखी आनी है कि इट कैन रेज अ लोन, इट कैन इनकर एनी अदर लाइबिलिटी। रेज अ लोन, इनकर लाइबिलिटी। दो लाइबिलिटी की बात हो गई। दूसरी, अब लॉ की बात कर लेते हैं। लॉ के मामले में कंपनी क्या क्या कर सकती है? इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर आप कभी कोई घर खरीदने जाओ, कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदने जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट खोल के देखोगे कंपनी का नाम लिखा होगा कि भाई शालीमार, जो भी उसके आगे है, आई डोंट रिमेंबर क्या है, या कोई भी और रियल एस्टेट कंपनी है, उसमें उसका नाम लिखा हुआ होगा, उसके मालिक का नाम नहीं लिखा होगा, मेंबर का नाम नहीं लिखा होगा। वैसे ही अगर कंपनी कुछ गड़बड़ करती है, मान लो इसी से याद कर लो यार कि कॉन्ट्रैक्ट करा, उसके बाद अगर खुद कुछ गड़बड़ करी, तो कोई भी कंपनी को सू कर सकता है। मेंबर्स को सू नहीं करेगा, कंपनी को सू करेगा, क्योंकि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था। और अगर किसी और ने गड़बड़ करी, कंपनी के साथ धोखा करने की कोशिश भी करी ना, तो कंपनी खुद भी सू कर सकती है अपने नाम से। समझ आ रही है बात? तो कैसे याद करना है? कंपनी कैन, दो असेट का नाम लेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी ओन कर सकता है, बैंक अकाउंट ओन कर सकता है। दो लायबिलिटी का नाम लेंगे, क्या दो लायबिलिटी है हमारे पास? इट कैन इनकर एनी लायबिलिटी, इट कैन रेज अ लोन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। लॉ की दो बातें करी हमने कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है अपने नाम से। दूसरी बात, इट कैन सू एंड इट कैन बी सूड, अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। ठीक है, इतनी बातें आपने याद कर लेनी है यहाँ पर। ये पेज आई होप आपको याद हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे अगर आप चाहो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ये फाइनल बात करी हुई है, ऑल्दो ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल ही है ना बेटा, इसका अपना हाथ पैर तो है नहीं। कैसे किसी चीज में एंटर करेगा कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी ऐसा कैसे करेगा? थ्रू अ ह्यूमन एजेंसी। ऑब्वियसली इसको भी थोड़ा सा ह्यूमन की जरूरत तो है ना, तो ह्यूमन एजेंसी की जरूरत है। क्या है वो ह्यूमन एजेंसी? उसको बोला जाता है डायरेक्टर। वो भला मानुस कौन है जो कंपनी की मदद करता है आके? डायरेक्टर, उसको बोला जाता है डायरेक्टर। इट लुक्स, डायरेक्टर क्या करते हैं? डायरेक्टर लुक आफ्टर द डेली अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए आप उन्हें कंपनी का एजेंट बोल सकते हो। वो कंपनी के बिहाफ पे सारा का सारा काम करते हैं, लेकिन आप डायरेक्टर्स को मेंबर्स का एजेंट नहीं बोल सकते। वो कंपनी के एजेंट है, मेंबर के एजेंट नहीं है। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप।
इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स थे कि जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कि सपोज मान लो कि किसी मेंबर ने मेंबर के साथ साथ में वो कंपनी को लोन भी दे सकते हैं, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है ना। कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कंपनी के प्रति उनके कुछ राइट्स भी हैं, कंपनी से कुछ रिसीव कर सकते हैं, डिविडेंड्स वगैरह रिसीव करने का राइट उनके पास होता है। कंपनी के अगेंस्ट कुछ लाइबिलिटी भी हो सकती है उनकी, जैसे कि कंपनी को लोन दिया, अब हमें लोन अपना वापस चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए उस पर, तो कुछ भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स थे, आप चाहो तो लिख के आ सकते हो, वरना इतने पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए काफी हैं, उतने इतने लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं अब सीधा कि इसके बेसिस पे क्वेश्चंस, जो टॉपिक हमने अभी डिस्कस किया इसमें क्वेश्चंस क्या आ चुके हैं पहले आरटीपी एफटीपी वगैरह में, वो देखते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पर आ गए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया था, एग्जामिन द फॉलोइंग वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट अलोंग विद रीजंस। रीजंस के साथ में बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट। A company being an artificial person cannot own property and cannot sue or be sued। बेटा अभी अभी पढ़ के आए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वाला पॉइंट। कंपनी आराम से अपने नाम पे प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट भी खोल सकती है, और भी हमने चीजें पढ़ी, लाइबिलिटीज इनकर करना वगैरह वगैरह, सूड एंड बी सूड, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट था ये, है ना। तो ये सारी चीजें कंपनी कर सकती है। तो ये जिन्होंने यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है दिस इज इनकरेक्ट। पहले तो आप ये लेके आओगे कि स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, और दूसरी बात आप जितनी भी चीजें उस पेज में लिखी थी वो कि कंपनी इज नॉट born by natural birth, it is created by law and it has all the rights that an individual can have, वो सारी बातें आप लिख के आओगे, क्या क्या कंपनी कर सकती है लिख कर आओगे वो सब, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया तो इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, जब डिस्कस करेंगे तो बात कर लेंगे इस पे। ये कहाँ आया था, आईसीआई मॉड्यूल में भी दिया हुआ है आपका, 3 मार्क्स में, एमटीपी में भी आ चुका है 2020 में, आरटीपी वगैरह में भी आया हुआ है, देख सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आ जाओ, देखो इस टाइप का तो क्वेश्चन 2 बार ही आ चुका है, देखो 2 बार ही क्या, बहुत बार रिपीट हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देख, M&N होल्डिंग 70% एंड 30% ऑफ शेयर्स, कंपनी में M&N थे 70 एंड 30% होल्ड करते थे, दोनों जो है भगवान को प्यारे हो गए, एक दिन ऐसा आया, ठीक है, एक्सीडेंट में। और लीगल इफेक्ट कंपनी का क्या होगा, कंपनी पर इस चीज का लीगल इफेक्ट क्या होगा कि दोनों के दोनों मेंबर्स ही भगवान को प्यारे हो गए, कुछ नहीं, कंपनी को कोई फर्क पड़ता ही नहीं है यहाँ पे। समझ आई बात। हमने परपेचुअल सक्सेशन डिस्कस किया था, वही के सारे पॉइंट्स आप यहाँ पर छाप के आ जाओगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। देखो यहाँ पर ये आया था जून 2024 में, एग्जाम में आ चुका है, और एमटीपी में भी आया है अभी रिसेंटली। तो जो रिसेंट एमटीपी आरटीपी के क्वेश्चन है बेटा, वो तो आपको करके जाने ही है, क्योंकि उसके आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ओके चलो, और यहाँ पर दूसरा एक इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है कि 5 मेंबर्स थे कंपनी में, सभी जो है भगवान को प्यारे हो गए एक दिन, और तो कंपनी क्या एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, अगेन परपेचुअल सक्सेशन वाली बात आपको लिख के आनी है। इसका दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्या कंपनी प्रॉपर्टी क्या ना, जस्ट अभी ये जो हमने करा था ना, कंपनी कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट सू और बी सूड, क्या ये सही है या नहीं है, तो ऑब्वियसली नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन वाले पॉइंट्स आपको लिख कर आने हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, कितने मार्क्स का है उस पर डिपेंड करता है। देखो कितनी बारी आ चुका है ये क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी में, समझ आई बात। तो अब अगर आपको इन क्वेश्चंस को, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको क्वेश्चंस दे दूं एंड अलोंग विद द आंसर्स, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड दैट टू यू इन माय टेलीग्राम चैनल, आप वहां पे ज्वाइन करके इसको ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको क्लासेस के लिए असिस्टेंस चाहिए तो भी डू लेट मी नो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हो। एंड मेरे साथ बने रहना, हम लोग ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्ड वे में कंप्लीट करेंगे बेटा, एंड याद करते हुए चलेंगे चीजों को, क्योंकि चैलेंज तो याद करना ही है, बाकी सब चीजें आप समझ सकते हो आसानी से, ठीक है। तो मेरे साथ में याद करोगे, आपको याद हो जाएगा। आप, मुझे उम्मीद है 80% तक आपको याद हो ही गया होगा, अगर हो गया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैंने इसके लिए काफी मेहनत करी है, ठीक है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।